मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं हमारे नए मेहमान से, जिनसे मिलकर आपको भी बहुत खुशी होने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनसीसी कैडेट्स यानी नेशनल कैडेट कोर के स्टूडेंट्स, जिनसे आज हम मुलाकात करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस साझा करने वाले हैं, ढेर सारी बातें करने वाले हैं और साथ ही उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो आरडीसी में एंट्री ले चुके हैं और हमें बहुत सारी एनसीसी और आरडीसी के बारे में बातें बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम। तो शुरुआत करते हैं ध्रुव शर्मा से। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव शर्मा एंड माय फादर्स नेम राजकुमार शर्मा। एक्चुअली मेरे फादर की दिल्ली में फैक्ट्री है, ये वो बेसिकली डीसी मोटर्स का वर्क करते हैं। ठीक है। और मैं जो अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी हॉबीज, मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलना पसंद करता हूँ जी। देन मैं जब 11th क्लास में था तो मैंने कैडेट्स देखे कुछ ड्रिल करते हुए। देन उनको देख थोड़ा अंदर से फील आया, एनसीसी कैडेट से थोड़ी बातचीत करी मैंने। मैं इसका क्या रूटीन है, कैसे कैसे क्या बेनिफिट्स है इसके आगे जाके जी। तो उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद कि अगर तुम्हारा डिफेंस में जाने का मन है तो तुम्हें इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए बेस्ट है। ओके। तुम ऑलरेडी आर्मी शेड्यूल में थोड़ा सा अपने आप को ढाल लेते हो। ओके। सो देन फिर मैंने एनसीसी के लिए अप्लाई करा। देन फिर मैंने अपने कॉलेज से एनसीसी ज्वाइन करी, थोड़ा और अच्छा लगा। ओके। एक्चुअली मेरा जो ड्रीम है देन आईएमए ऑफिसर बनने का है, तो क्योंकि मुझे ड्रिल बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। सो फाइनली आप आईएमए कैडेट बनना चाहते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन में आईएमए फॉर्म फिल कर सकता हूँ। अगर इन केस अगर नहीं होता है तो मैं एज अ सीए अपने आप को प्रेफर करता हूँ। ओके। अब बात करते हैं फातिमा से। तो फातिमा, आप कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, साथ ही आपका एम क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। Hello everyone, my name is Fatima Khan and I currently belong to Bulandshahr. So my father is the businessman and my mother is a government teacher. Natively she stays in Bulandshahr only. So I aspire to become an army officer, which I set it as my aim in class 3rd. Okay. हमेशा से वो क्यूरियोसिटी मन में रही कि मुझे भी वो परेड करनी है, मुझे वो फ्लैग कमांडर बनना है, मैं उस कमांड करना चाहती हूँ लोगों को। फिर जल्दी से वहाँ पर परेड देखकर मैं घर पर आती थी, पापा से कहती थी दूरदर्शन पे आरडीसी वाली परेड लगा दो। मुझे वो ऑफिसर्स को देखना है। और उस टाइम पे वो थोड़ा बूस्ट अप करते करते वो फीलिंग इतनी ज्यादा डीप हो गई कि मैं अपना एम सिर्फ यही लेकर चलती हूँ कि आई एस्पायर टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। करेंटली आई हैव परस्यूड माय बैचलर्स इन मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट माय हॉबीज आर सिंगिंग and I do sketching as well. Okay. I love to apply mehndi on my friends' hands or anyone's. So basically you are a mehndi lover. Yeah, sure. Okay. My aim is becoming an army officer. Okay. And इसी के साथ अब मैं बात करती हूँ शिवम शर्मा से। उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि वो जिंदगी से क्या चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा, मैं अतरौली से बिलोंग करता हूँ। हॉबी है मेरी रनिंग। Okay. मैंने मैराथन खेली हुई है 21 किलोमीटर एंड 42 किलोमीटर। ओह वाओ। यस मैम। तो मेरी 42 किलोमीटर में मैम प्लेस बढ़ी थी मेरी 14 टॉप 20 में। ओके। और जो 21 किलोमीटर की थी उसमें मेरी टॉप 5 में आई थी मैम। वेरी नाइस। जी मैम। माय फादर इज अ फार्मर, माय मदर वो हाउसवाइफ है। ओके। व्हाट्स योर एम? इंडियन आर्मी मैम, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। ओके। मैं क्या, मेरे श्रोता भी यही चाहते हैं कि आप रनिंग में बहुत आगे जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू मैम। कहीं ना कहीं भाग का सेकंड पार्ट आपके ऊपर बने। जरूर मैम। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं भाग्यश्री से और जानते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो भाग्यश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। हेलो गाइस, मेरा नाम भाग्यश्री वाशने है। मैं बेसिकली अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे फादर का नाम राजीव कुमार है, ही इज अ लॉयर। और मैं अभी करंटली परसुइंग बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम डीएस डिग्री कॉलेज अलीगढ़। और मैं अभी फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ओके भाग्यश्री, अच्छा मैंने सुना है आपका सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। किस तरह के आप सॉन्ग्स प्रिपेयर करते हैं? पेट्रियोटिक सॉन्ग, डिवोशनल, ओल्ड सॉन्ग्स, ऑल काइंड, मतलब बॉलीवुड
ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके ओके भाग्यश्री, सो नाइस ऑफ यू। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एनसीसी के बारे में। सो कैडेट्स, आप सब एनसीसी का पार्ट रहे हैं और अभी आरडीसी में आपकी एंट्री भी हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं ध्रुव से। ध्रुव, यूनिफॉर्म के बारे में कुछ बताएं। उसमें बहुत सारे सिग्नेचर्स होते हैं, उसका एक अपना लोगो होता है, उसका अपना हैकल होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसे पहनने के बाद आप इंडियन फीलिंग महसूस करते हैं, एक प्राउड मोमेंट आपके लिए होता है। तो उसकी यूनिफॉर्म के बारे में मुझे कुछ पता। एक्चुअली मैम बेसिकली एनसीसी के अंदर यूनिफॉर्म के 3 कलर्स होते हैं। ओके। देन फर्स्ट खाकी कलर होता है जो वो आर्मी को शो करता है, जैसे कि आर्मी कैडेट्स हैं। ओके। देन जो नेक्स्ट है वो है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर प्रेफर करता है इंडियन नेवी को, ये नेवी विंग के कैडेट्स होते हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज अ लाइट ब्लू कलर, वो हमारी इंडियन एयरफोर्स कोर्स के कैडेट्स हैं। इन सबको मतलब उनकी यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जाता है। एंड व्हाट अबाउट द हैकल? मैम हैकल बेसिकली वो हमारी यूनिफॉर्म में लाइक अ स्टार, मतलब हमारी वो एक तरीके की शान है। देन पंख हमें मतलब इंडिकेट करता है कि एनसीसी ऑन अ टॉप। मैम एक्चुअली वो प्रेफर करता है हमारी यूनिटी एंड डिसिप्लिन को। ओके। यस मैम। फातिमा, जैसे मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में सुना है, एनसीसी में डिफरेंट कैटेगरीज की सब्जेक्ट्स होती हैं, तो वो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होती हैं? एंड क्योंकि आप आरडीसी में भी आ चुके हैं, तो वहाँ आपको किस तरह की सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं और उन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? मैम बेसिकली अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। एक तो हमारे आर्मी सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। एक हमारे एएनओ सब्जेक्ट्स होते हैं। जी। एएनओ सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा डीप अगर हम ले जाएं, पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ते हैं, जी, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन आ जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज, कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं एज ए लीडर, एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा सब कुछ चीजें कैसा होना चाहिए। ओके। और अगर हम बात करते हैं आर्मी सब्जेक्ट की, तो 3 तरीके की विंग होती है, आर्मी विंग, एयर विंग और नेवी विंग। ओके। तो मैं बेसिकली आर्मी विंग से बिलोंग करती हूँ। हमें एक बेसिक नॉलेज दी जाती है जो आर्मी चलती है, जैसे इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री के सब्जेक्ट्स होते हैं, वही चीज हमें नॉलेज दी जाती है। हम कहीं पर खो जाएं, हमारे पास कुछ नहीं है, बट वी आर अ कैडेट, वी हैव मैप, वी हैव कंपास, तो हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। हमें वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है एफसीबीसी, जंग छिड़ जाती है और बाय चांस बॉर्डर पर आर्मी की कमी पड़ती है तो वी वुड प्ले द रोल ऑफ आर्मी एज वेल, जिसमें हमें फील्ड पर रहकर उसका अच्छे से कैसे प्रयोग करना है कि हम दुश्मन को बेवकूफ बना सकें, अपने लिए बेनिफिशियल विनिंग पोजीशन पा सकें। ओके। बैटल क्राफ्ट ये होता है कि अगर हमें जंग में जाना पड़ जाता है तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे फील्ड सिग्नल्स, कि हम कहीं बॉर्डर पर हैं बट हमें कुछ अपने संबंधी साथी को ऐसा इशारा देना है जिसको दुश्मनों को पता ना चल सके। ठीक है। कि सिंबल्स ऐसे बनाए जाते हैं, इशारों में हम बात करते हैं। ओके। बेसिकली अगर मैं आरडीसी की बात करती हूँ तो आरडीसी इट्स अ प्रैक्टिकल बेस्ड कैंप, तो इसमें ड्रिल पर ज्यादा फोकस होता है और 1 महीने का ये कैंप होता है डीजी एनसीसी में दिल्ली में। जी। तो जाहिर है कि बहुत सारे वीआईपीज आएंगे। ओके। उन सबको मिलने के लिए एक राष्ट्रीय सलामी तो जरूर बनती है। डेफिनेटली। और इस सब के अलावा कल्चरल इवेंट, ओके। कल्चरल में हमें सिंगिंग, डांसिंग, एनआईएबी जो होता है उसका एक अपने अपने हमारे 17 डायरेक्टरेट्स हैं, अपने अपने डायरेक्टरेट्स को डिस्क्राइब करना, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, हम किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट, हमारे यहाँ का रिचुअल्स, कल्चर, ट्रेडिशन सब अपने एनआईपी में डिस्क्राइब करते हैं। बैलेट होता है और एक कंपटीशन होता है फ्लैग एरिया कंपटीशन। ओके। अब शिवम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी मातृभाषा है जो कि हिंदी है, इसके अलावा भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत तरह की भाषाएं हैं, लेकिन अभी आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं कि आपकी अगर किसी भी प्लेस पे पोस्टिंग हो तो आप उन लैंग्वेजेस को समझ के उनका आंसर कर सको, या फिर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उनको फेस कैसे करते हैं? जैसे कि मैम जो हमारे कैंप वगैरह होते हैं जी, प्री आरडीसी 1, 2 वगैरह 3, उसके बाद फाइनल आरडीसी में पहुंचते हैं, ठीक है, तो मैम अलग अलग डायरेक्टरेट के बच्चे मिलते हैं। ठीक है। पहले तो उनको समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोले। जो 1 महीने 2 महीने जब उनके साथ रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या नहीं कहते हैं। मतलब लाइक आप आपस में ही एक दूसरे से सीखते हैं, पूछते हैं कि भाई इसको क्या बोलेंगे, कि इसको क्या नहीं बोलते हैं आप। ओके। और ये हमारे ट्रैकिंग वगैरह के हम जाते हैं, शिमला जाता है, तमिलनाडु जाता है, महाराष्ट्र जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी बच्चे मिलते हैं। पहले तो नहीं बोल पाते हैं कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलना है, फिर जैसे कि फ्रेंड्स बन जाते हैं तो मैम फ्रेंड्स के तौर पे पूछते रहते हैं। तो क्या इस कैंप के दौरान या इस ट्रेनिंग के दौरान आपको डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट से भी मिलवाया जाता है? यस मैम। ओके। क्योंकि भाग्यश्री हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस भाग्यश्री नहीं लेकिन एनसीसी कैडेट भाग्यश्री हमारे साथ हैं। भाग्यश्री, बहुत से मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीसी कैंप के दौरान हमारे लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो आप कोई हमारे साथ वो एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी। एक्चुअली जब मैं आईजीसी के कैंप्स कंटिन्यू कर रही थी तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को
घर जाने के लिए मुश्किल से एक दिन मिलता है। तो मैं एक दिन घर आ रही थी सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने, बट किसी वजह से मैं अपनी पूरी फैमिली से नहीं मिल पाई। तो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था कि मैं जिनसे मिलने आई, स्पेशली घर, अपनी एक दिन की ट्रेनिंग छोड़ के मैं उनसे मिलने आई, बट मैं उनसे नहीं मिल पाई। तो मैं उस दिन थोड़ा अपसेट थी, बट फिर बाद में पापा से बात हुई, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, देन आई गॉट नॉर्मल। ओके, सो जब फैमिली से आप कहीं ना कहीं कहें कि दूर हो जाते हैं किसी भी पर्पस से, तो वो एक फैमिली फीलिंग जो होती है वो बहुत आप मिस करते हैं। यहाँ बट पेरेंट्स अपनी जगह ही होते हैं, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली भाग्यश्री, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ध्रुव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान कोई भी टाइम आपके सामने ऐसा रहा हो जब आपको किसी ने मोटिवेट किया हो, तो वो कौन सा पार्ट था? आप उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर पाएंगे? मैम एक्चुअली मैं आरडीसी जब मैं अटेंड करना चाह रहा था जी, तो उस ट्रेनिंग टाइम पे थोड़ी मुझे फिजिकली प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। देन उस टाइम पे मेरे एक उस्ताद हैं मोहम्मद यामीन सर जी, मैं अगर वो नहीं होते सर तो शायद मैं आरडीसी नहीं जा पाता, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे ड्रिल इतनी करवाते थे, तो रगड़ाते थे, ड्रिल इतनी करवाते थे, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती थी। ठीक है। देन प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलता था, क्योंकि हमें हमारा खुद का भी ध्यान रखना पड़ता, अपने कपड़े धोना, वर्दी धोना। तो उस टाइम पे एक्चुअली मेरे बहुत ज्यादा सीम पेन होता था, तो जो हमारा परफॉर्मेंस था वो ज्यादा बिगड़ता था, क्योंकि और वहाँ पे पर डे सिलेक्शन होता था। अगर तुम थोड़ा सा खराब करोगे तो उसी दिन ही आउट हो जाओगे। पर डे डू और डाई डे होता था। तो यामीन सर थे हमारे, उनने थोड़ा मुझे एडजस्ट करके जैसे जितना पॉसिबल हुआ उनने मुझे रेस्ट दिया। देन थोड़ा बहुत मेरे पैर में आराम पड़ा। देन जैसे जैसे पॉसिबल हुआ, जब वहाँ कोई नहीं था, थोड़ा रेस्ट कर ले, देन फिर मैं परफॉर्मेंस करता था, तो उससे थोड़ा मुझे बेनिफिट मिला। देन फिर मैंने थोड़ा परफॉर्मेंस करा, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन मेरा वही था अभी तक। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ प्राउड मोमेंट की। सो प्राउड मोमेंट में फातिमा, आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा पार्ट था, ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी फ्रेंड्स की तरफ से प्राउड फील हुआ हो कि मैं आज जो भी कर रही हूँ वो गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ? मैम एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी, तो क्या कहना होता है लोगों का कि कैसे कपड़े पहनकर जा रही है, क्या ये ऐसी जॉब करनी है, ये जॉब लड़कियों के लिए नहीं बनी होती है, इस तरह इन्हें तो टीचिंग करनी चाहिए, इन्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए। बट जो मेरा एम था उसमें मेरे पेरेंट्स का एक बहुत 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 बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ, टीचर्स का भी। आरडीसी के टाइम पे सिंगिंग मेरा लीड था। आईजीसी में मेरा गला, जैसे अभी मेरा थोड़ा सा सोर थ्रोट हो गया है, उस टाइम पे वो इतना ज्यादा हो गया था, बिकॉज मैं जो ग्रुप डांस का सॉन्ग लीड कर रही थी वो बहुत हाई पिच सॉन्ग था, और इतना ज्यादा सोर थ्रोट हो चुका था मुझे कि मुझसे बोला नहीं जाता था, क्योंकि पेरेंट्स कैंप में अलाउड नहीं। एट दैट टाइम वाज लुम्बा सर, 8 यूपी बटालियन के वो कर्नल हैं। उन्होंने एक एक चीज की वो केयर की है कि दवाई ली है, गर्म पानी दो, ये दो, वो दो, एंड ही इंश्योर्ड दैट कि तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। वो सिचुएशन निकल जाती है। बट there was a time that I was not selected for RDC camp. मैंने 5 प्री RDC कैंप किए, लॉन्च कैंप तक मैं गई, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लॉन्च कैंप से वापस मुझे आना पड़ा था। एट दैट टाइम मैं बहुत ज्यादा डिवास्टेड फील कर रही थी कि इतनी मेहनत करी, तो सबके इधर से कमेंट्स की फातिमा क्या कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। बट जब मैं अपना सी सर्टिफिकेट का फाइनल एग्जाम देने आई थी और हमारे न्यू सीईओ अपॉइंट हुए थे, एंड ही टोल्ड मी कि तुम्हें तो मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हुआ है। वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था जब सर ने मुझे ये कहा, शी इज अ ब्रिलियंट कैडेट इन फ्रंट ऑफ ऑल कैडेट्स। वो मोमेंट जब मेरे पेरेंट्स ने वो स्टेटस डाला कि हाँ मेरी बेटी को एक नेशनल मेडल अवार्ड हुआ है, एंड शी कैन डू, शी इज डूइंग बेटर, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशनल मोमेंट था एनसीसी की जर्नी। शिवम, आप मुझे बताएं कि आप जब एनसीसी में एंट्री करे थे तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? आपको कितना एनसीसी के बारे में पता था, और शुरुआती समय में कैसे आपने मैनेज किया? मैम मैंने एनसीसी स्टार्ट किया जीडी, जूनियर डिवीजन के 9th क्लास से। तो हमने अपने सीनियर्स को देखा, वो ड्रिल वगैरह करते थे, तो मैम उनको देखा तो थोड़ा मोटिवेट हुए थे। लेकिन जो उस टाइम हुआ था पुलवामा अटैक, तो मैम उसको देख के मैम मेरे अंदर से जोश आया था कि मेरे को भी इंडियन आर्मी में जाना है। लाइक 2019 की बात है शायद। तो मैम जो हमारी मम्मी है उनको तभी से डर बैठ गया कि नहीं, इसको कहीं कुछ भी हो जाए इंडियन आर्मी में नहीं जाने दूंगा। समझाया कि नहीं, जो इसका मन है उसको करने दो। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। ड्रिल में मैं और मैम कमांड अच्छी है। ड्रिल में आप बेस्ट हैं? यस मैम। तो मैम सर ने देखा कि इसको तो थोड़ा प्रमोट किया जाए, तो मैं उन्हें अंडर ऑफिसर बनाया मैम। तो फिर मैम 11th में आके मैंने अदर कॉलेज से आके एसडी स्टार्ट किया, सीनियर डिवीजन। वहाँ से भी मैंने फर्स्ट टाइम आईजीसी गया था, तो मैम आईजीसी फाइनल ही करके मैं वापस आ गया। तो वहाँ से थोड़ा मोरल डाउन था, तो सर ने बोला कि कोई नहीं, दोबारा ट्राई करना है। तो हमारे यामीन सर हैं,
प्रेम सर हैं जी, और महेश साहब, ओके, इन्होंने इतना मोटिवेट किया कि ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ओके, तुम सी सर्टिफिकेट करो, इंडियन आर्मी में जाओ, जी। आर्मी से दोबारा इस पे कर्तव्य पथ पे ड्रिल करके आओ अपना। तो इस तरह से कुछ आपकी स्ट्रगल की जर्नी रही। यस मैम। ओके, फाइनली अब एनसीसी की कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो भाग्यश्री, आप मुझे बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीसी इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, जिसके बाद ही सिलेक्शन होता है। बेसिकली एक्टिविटीज में आपका फिजिकल चेक होता है, ठीक है, रनिंग हो गया, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जो अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप उसको किस लेवल तक हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एक हाइट मैटर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और क्वेश्चनिंग कुछ ऐसी होती है, आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है, जैसे कि आपके सराउंडिंग, जैसे आप लोकेलिटी में आप रह रहे हो उसके बारे में पूछ लिया, या कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ओके, या जैसे आपने जूनियर डिवीजन में आपने किया हुआ एनसीसी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप कहाँ से मोटिवेट हुए करने के लिए, या आपने क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट इज योर एम, या अगर आप आर्मी में नहीं जाना चाहते तो आप क्यों इस चीज का फायदा लेना चाहते हो एनसीसी का, तो ये सब। ओके, तो अब चलते हैं प्रोग्राम के अंत की ओर, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए। अभी लास्ट में मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोग आज रेडियो नारद के स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत सारे श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो अगर एक संदेश की मैं बात करूं तो आप उनसे एक शॉर्ट मैसेज में आप उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहोगे, उसके बारे में बताएं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसको जो अपनी लाइफ में बनना है, मतलब जो उसका एम है, प्लीज उस पर टिके रहो, उसको परस्यू करने के लिए आपको जो करना पड़े वो करो। और एनसीसी तो आप लाइफ में प्लीज एक बार जरूर ज्वाइन करो, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जियो, उसको ज्वाइन करो। ओके, शिवम, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम एनसीसी में आईजीसी के लिए गया था, उसमें भी हार के वापस आया था। जी। सेकंड बार में भी वहाँ से वापस आया था, तो मैंने हार नहीं मानी थी। मेरे को मोटिवेट सर ने बहुत किया था कि नहीं, तू आगे कर सकता है जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपको भी हार नहीं माननी है, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एग्जैक्टली शिवम। फातिमा, आप क्या कहना चाहो? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं भी आरडीसी जा सकती थी लेकिन नहीं जा पाई, कोई रीजन था। उस चीज से भले ही मैं डिमोटिवेट हुई हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा लेसन था। हमेशा अपनी हार से कुछ सीखो, उस सीख को लेकर अपने जीवन में चांद को पाने की ताकत रखो। चांद न सही, तारे तो जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली। तो ध्रुव, आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली अगर आप किसी चीज़ का अगर आप हार मान जाते हो, देन आपका कोई एम है मैम, वो आपका मोरल डाउन करेगा। बिल्कुल। अगर आप उस फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, आप उसमें थोड़ी मेहनत करो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, कभी तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, देखा आपने, ध्रुव ने भी बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में बनी रहेगी, वो जाया नहीं जाएगी। इसी के साथ मंगलवाणी के आज के शो में मेरे पास बहुत ही अच्छे से कैडेट्स मेरे को मिले, जिनसे मैंने मुलाकात की, आपके साथ बात कराई और उनके एक्सपीरियंसेस साझा करे। मेरे पास बहुत ही अच्छे कैडेट्स रहे जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा आज का शो करते हुए। और जाने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप रेडियो नारद से जुड़े, ना सिर्फ आपने हमारे को नेशनल कैडेट कोर की जानकारी दी, बल्कि श्रोताओं को भी इसके फायदे के बारे में बताया और साथ ही अपनी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने बहुत कुछ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये खास प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर मैं मिलूंगी एक नए खास प्रोग्राम में, उसके बारे में ढेर सारी जानकारी लेकर और एक नए मेहमान को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।